हेलो स्टूडेंट। अब हम लोग डिस्कस करेंगे QSAR का सेकंड पार्ट, दैट इज हैंस एनालिसिस। In the previous video we have already discussed the physicochemical parameters used in the drug design. So what is QSAR? QSAR is a quantitative structure activity relationship. जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था कि QSAR क्या है, एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, डिराइव की जाती है, एक रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी वर्सेस फिजिकोकेमिकल पैरामीटर्स। जैसे स्टूडेंट हम लोग जानते हैं कि हमने बहुत सारी ड्रग्स के क्लासिफिकेशन को पढ़ा, हमने ड्रग्स के मैकेनिज्म एक्शन को पढ़ा, हम ये जानते हैं ये ड्रग इस कैटेगरी में यूज होती है, तो आप जानते हैं वो ड्रग कैसे बनकर आई होगी, कितना टाइम लगा होगा, कितना पैसा खर्च हुआ होगा, कितना मतलब इतने सारे मॉलिक्यूल्स बने होंगे तब जाके ये पता चला कि ये मॉलिक्यूल्स एक्टिव है। और आप जैसे कि स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप में देखते हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जब बनाए जाते हैं, उनका जब एक रिलेशनशिप जनरेट किया जाता है तो उसमें कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो इनएक्टिव होती हैं, जिनका या तो साइड इफेक्ट होता है या टॉक्सिक इफेक्ट होता है। तो क्यूएसआर के हमने से पहले वीडियो में हमने देखा था कि कौन कौन से हमारे फिजिको केमिकल पैरामीटर्स थे, कि हम जैसे जानते हैं कि कोई ड्रग अपना फार्माकोकाइनेटिक और डायनेमिक इफेक्ट आता है। तो फार्माकोकाइनेटिक में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन होता है, डायनेमिक में उसका अपना बायोलॉजिकल एक्शन होता है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स जो मतलब ये चीजें रिलेट करती हैं उस ड्रग के स्ट्रक्चर पर, और एंजाइम जो रिसेप्टर होता है या फिर जो प्रोटीन रिसेप्टर्स होते हैं जो ड्रग उस पर बाइंड करती है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, हम उस ड्रग की बाइंडिंग और ड्रग और जो एंजाइम है उसकी स्टडी करते हैं उनके फिजिको केमिकल पैरामीटर्स के द्वारा। तो हेंस एनालिसिस क्या होती है हम यहाँ डिस्कस करेंगे। Let's discuss the Hens analysis or equation. For the first few decades, scientists used a random drug discovery process which takes 15 to 20 years to develop a drug candidate with a huge expenditure along with high manpower. But nowadays, the drug discovery process is advanced by adopting several scientific and mathematical logic. The rational drug discovery approach adopts various parameters to predict the biological responses with the available literature such as physicochemical properties. The rational drug design has the predictive power, and this increases with respect to the number of the physicochemical parameter added. स्टूडेंट जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रैंडम ड्रग डिस्कवरी जब हम चलती थी तो उसमें कितना 15 से 20 साल का टाइम लगता था किसी ड्रग मॉलिक्यूल को बनाने में, और वो ड्रग मॉलिक्यूल की फिजिको केमिकल प्रॉपर्टी कैसी ये पता नहीं चल पाता था उसमें। उसके बाद हम जब टेस्टिंग करते थे तो बहुत टाइम लगता, तो पता चलता था कि इसमें ये इसकी टॉक्सिसिटी है या इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रही। तो अब जो नई नई मेथड, एडवांस मेथड को अडॉप्ट किया गया जिसमें हमें टाइम कम लगा, और हमने यहाँ पर एक कैलकुलेशन बेस्ड मतलब डिजाइनिंग करी जिसमें हमने मैथमेटिकल मॉडल्स लिए, साइंटिफिक मॉडल्स जो बेस्ड थे, और हमने उसको नाम दिया क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, दैट इज क्यूएसएआर। अभी हमने इससे पहले वाले वीडियोस में हमने ये स्टडी की थी कि जो हमारी क्यूएसएआर है वो एक रिलेशनशिप है बायोलॉजिकल एक्टिविटी और फिजिको केमिकल पैरामीटर्स। तो फिजिको केमिकल पैरामीटर्स मैंने आपको जस्टिफाई किए थे। तो फर्स्ट वन था हाइड्रोफोबिसिटी, सेकंड था इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर और थर्ड था स्टेरिक पैरामीटर। तो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने इनको मतलब आइडेंटिफाई किया, इनको प्रेजेंट किया अपने एक मैथमेटिकल फॉर्म में। ठीक है। द डिसिप्लिन ऑफ क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप was initiated by Professor Corwin Hans in 1962. He laid the foundation of QSAR by three important contributions, that is combination of several physicochemical parameters in one regression equation. ठीक है। Second, definition of a lipophilic parameter. And third is formulation of the parabolic model for non-linear lipophilicity bioactivity relationship. स्टूडेंट जैसे कि हमने क्यूएसआर में हमने तीन चीजें देखी थी कि एक इक्वेशन थी बायोलॉजिकल एक्टिविटी वर्सेस फिजिको केमिकल पैरामीटर। एक्चुअली में जो क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप को सबसे पहले इनिशिएट किया था प्रोफेसर कॉर्बिन हैंस। इन्होंने ही ये इक्वेशन जनरेट करी और इसी को उन्होंने हैंस इक्वेशन बोला और इसी एनालिसिस को हैंस एनालिसिस बोली। इन्होंने थ्री पैरामीटर्स या फिर थ्री इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन दिए। इन्होंने क्या किया कि जो इन्होंने एक इक्वेशन जनरेट करी वो एक रिलेशनशिप था बायोलॉजिकल एक्टिविटी और कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिको केमिकल पैरामीटर, जिसमें कॉम्बिनेशन थे लिपोफिलिसिटी एंड दैट इज हाइड्रोफोबिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर और स्टेरिक पैरामीटर, जिसमें हमने हैमेट कांस्टेंट और स्टाफ्ड स्टेरिक पैरामीटर्स को पढ़ा। तो ये कॉम्बिनेशन में इन्होंने क्रिएट किया। इन्होंने डेफिनेशन दी लिपोफिलिक पैरामीटर की,
उसको उन्होंने इसका कंट्रीब्यूट इसमें मतलब यूज किया, फॉर्मुलेशन ऑफ द पैराबोलिक मॉडल फॉर नॉनलीनियर लिपोफिलिसिटी बायोएक्टिविटी रिलेशनशिप। तो ये इन्होंने 3 तरीके से कंट्रीब्यूट करते हुए अपनी इक्वेशन को जनरेट किया। So Professor Corman Hans proposed an approach which mainly deals with the lipophilicity, including steric and electronic parameters. Also, as per Hans, the drug action is elicited by the two step. ठीक है, नंबर 1 ट्रांसपोर्ट ऑफ द ड्रग टू द साइट ऑफ एक्शन, कि जो ड्रग ट्रांसपोर्ट हो रही है टारगेट पे कैसे पहुंच रही है, इन्होंने इसको इलिसिटेट किया। उसके बाद बाइंडिंग ऑफ द ड्रग टू द टारगेट साइट टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स। तो आप जब जैसे जानते हैं कि ड्रग एक हमारी केमिकल मॉइटी होती है, तो वो केमिकल मॉइटी आप देखते हैं कि एक इसमें एक लीड मॉलिक्यूल होता है और साथ में उसके सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। तो वो ये डिसाइड करते हैं कि कितनी ड्रग लिपोफिलिसिटिक कैरेक्टर में है, हाइड्रोफिलिसिटिक कैरेक्टर। तो प्रोफेसर कॉर्मन हैंस ने 2 स्टेप के बेसिस पे ड्रग एक्शन को इलिसिटेट किया, दिस इज ट्रांसपोर्ट ऑफ ड्रग टू द साइट ऑफ एक्शन और बाइंडिंग ऑफ द ड्रग टू द टारगेट साइट टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स। ठीक है, द ड्रग अंडरगो रैंडम वॉक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू इट्स साइट ऑफ एक्शन। During this process, the drug passes various barriers such which signifies the involvement of lipophilicity. तो लिपोफिलिसिटी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है ड्रग के एब्जॉर्प्शन में। जैसे कि हम जानते हैं कि अगर लिपोफिलिसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी तो ड्रग एब्जॉर्ब होके वहीं पड़ी रहेगी, फिर वो आगे मूव ही नहीं करेगी। तो इसलिए इनका एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है, जिसमें हमने पिछली वाली वीडियो में चेक किया था। जैसे कि हम देख रहे हैं कि ड्रग जब एक्स्ट्रा सेलुलर फेज में आती है तो एक रैंडम वॉक करती है, उसके बाद साइट ऑफ एक्शन जो सेलुलर फेज है वहां पहुंचती है, क्रिटिकल रिएक्शन होती है, उसके बाद एक फेज आती है जहां पर वो अपना बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। तो ये kx इज इंडिकेट द रेट कांस्टेंट, कि मतलब ड्रग बाइंड होने के बाद कितनी देर में बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो कर रही है। तो ये हमें हैंस ने बताया। तो उसने अपना एक फॉर्मूला जनरेट किया, द रेट ऑफ बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स इज इक्वल टू रेस्पॉन्स वर्सेस AC kx। तो ये एक डिफरेंशिएशन इक्वेशन थी, d response upon AC kx। तो A क्या है, it is the probability of drug to reach the site of action, C is the drug concentration, kx is the rate constant। ठीक है, based on this hence the scientist postulate simple mathematical relationship। तो इन्होंने एक ये इक्वेशन बनाई, that is log A1 by C, that is biological activity या biological response is equal to K1 partition parameter plus K2 इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर और K3 स्टेरिक पैरामीटर, जो हमने फिजिको केमिकल पैरामीटर डिस्कस किए थे। तो बहुत सिंपल सी इक्वेशन है। ये इक्वेशन हमें ये बताती है कि इन पैरामीटर्स के बेसिस पे उस ड्रग के क्या रिस्पॉन्स होगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट ऐसे भी कर सकते हैं, log 1 बाय C is equal to K1 log P, log P होता है लिपोफिलिसिटी, K2 सिग्मा हेमिट कांस्टेंट दैट इज इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर, K3 ES दैट इज टॉप स्टेरिक पैरामीटर। तो इसको बोलते हैं हैंस इक्वेशन, where C is the minimum concentration of drug and K1 K2 3 are constant। The numerical value of the constant and these parameters value are obtained either from the literature or determined by the experiment। स्टूडेंट, तो हम बहुत सारे लिटरेचर्स में अलग अलग कंपाउंड्स और सब्स्टिट्यूएंट की लॉग पी वैल्यू, सिग्मा वैल्यू और ईएस वैल्यू को हम देखते हैं। ये सब लिटरेचर में रिपोर्टेड रहती हैं, जो डिफरेंट साइंटिस्ट अपना अपना एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, तो ये वहां से रिपोर्ट करते हैं। मान लो हमारे पास कोई नया मॉलिक्यूल आया, मान लो हमारे पास बेंजीन है, हमने NO2OH लगाया, तो हम NO2 और OH की वैल्यू उस पोजीशन के हिसाब से हम लिटरेचर से पता कर लेते हैं कि इसकी क्या वैल्यू होती है। ठीक है, उस पेरेंट मॉलिक्यूल की क्या वैल्यू होगी, क्या लिपोफिलिसिटी होगी। तो हम ब्रेक इक्वेशन से बायोलॉजिकल एक्टिविटी निकालते हैं, फिर एक ग्राफ निकालते हैं। अगर हमारा ग्राफ कैसे आता है तो उससे हमें पता लग जाता है कि मॉलिक्यूल आगे कितना बायोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। तो हेंस ने हमें ये बताया। तो मेरिट्स ऑफ हैंस एनालिसिस, तो बहुत इंपॉर्टेंट, कोरिलेट्स एक्टिविटी विद फिजिको केमिकल पैरामीटर, दैट इज कोरिलेशन रिग्रेशन लग रहा है यहाँ पे, ये क्योंकि रेट कांस्टेंट है तो फिजिको केमिकल पैरामीटर और एक्टिविटी का रिलेशनशिप है। आउटसाइड प्रेडिक्शन आर पॉसिबल, मतलब आउटसाइड प्रेडिक्शन मतलब अगर हम एक्सपेरिमेंट या मैथमेटिकल करते हैं तो हम ये पता कर सकते हैं। लिमिटेशंस क्या है, देयर मस्ट बी पैरामीटर वैल्यू अवेलेबल फॉर द सब्स्टिट्यूट इन द डेटा सेट, ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड इज रिक्वायर्ड, डिपेंड्स ऑन बायोलॉजिकल रिजल्ट, एरर्स के चांस ज्यादा रहते हैं। इंटर रिलेशनशिप ऑफ पैरामीटर्स, लीड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक नॉट ए लीड डिस्कवरी टेक्निक, रिस्क ऑफ फेलियर इन टू फॉर आउटसाइड प्रेडिक्शन। तो इसमें कुछ लिमिटेशन भी थे, इसको हम डिसएडवांटेज नहीं बोलेंगे, लिमिटेशंस बोलेंगे, बट इसको अगर हम एरर को दूर करते जाएंगे तो ये मतलब आगे इसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। थैंक यू।